आज की कहानी का टाइटल है रिश्ते। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कल की बातचीत के बाद हमारी बोलचाल बंद हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे को देखना भी इग्नोर कर रहे थे। जिनको नहीं पता था वो मुझसे पार्क में अभी भी नीना के बारे में पूछ रहे थे। मैं सबको यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता। इससे सबको यही लग रहा था कि हमारा झगड़ा हो चुका है। बात सब बिल्डिंग वालों को पता चल चुकी थी। मेरा बेटा रेहान सामने वाले फ्लैट में रहने वाली फैमिली के बेटे के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा आना जाना हो गया था एक दूसरे के घर पर। हम सब कभी कभी साथ घूमने भी जाया करते थे। हम फंक्शन पार्टी में एक दूसरे को इनवाइट किया करते थे। एक दिन मैं सूट लाई थी तो उत्सुकता से सामने दिखाने चली गई तो उनके घर पर कोई बैठा हुआ था। शायद उनका कोई रिश्तेदार होगा। उनको मुझे देखकर शायद अच्छा नहीं लगा। मैं सूट दिखाकर वापस आ गई। उस दिन के बाद से वह धीरे धीरे कटने लगी थी मुझसे। मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन महसूस हो गया था। फिर भी जैसा चल रहा था मैंने वैसा चलने दिया। दिन कट रहे थे। रेहान स्कूल से घर आया तो मुझसे आते ही बोला, मम्मी आप नीना आंटी के घर पर मत जाया करो। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मम्मी आज लंच टाइम में विलास सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था कि हम उनके घर पर ही बैठे रहते हैं और उन्हीं के घर पर खाते पीते हैं। आज विलास के पापा अपनी गाड़ी से उसको स्कूल छोड़ने और लेने के लिए आए थे और वो मेरे साथ अब बस में नहीं आएगा, वो ऐसा बोल रहा था। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि कैसे इतने छोटे बच्चे के दिमाग में कोई बात डाल सकता है। मैंने उसको कहा कि मैं नीना आंटी से बात करूँगी। अगले दिन मैं नीना के घर जाने लगी। फिर सोचा छोड़ो, घर नहीं जाती, शायद उनके रिश्तेदार अभी भी घर पर होंगे। बाहर मिलेगी तो मिल लूँगी। नीना शाम को पार्क में आई और हल्का सा विश करके सैर करने लगी। मैं भी साथ साथ चलने लगी। उसने कुछ बोला नहीं और चलती रही। मैंने कहा, क्या बात है, तुम इतनी कटी कटी सी क्यों रहती हो आजकल? उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, आज मुझे जवाब चाहिए। और विलास ने रेहान से क्या कहा, ये उसको किसने कहा बोलने के लिए? उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेंच की तरफ खींच कर ले गई और उसने कहा, मेरी चाची सास आई हुई हैं आजकल। वो विलास के दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मुझे भी तुमसे मेलजोल ख़त्म करने के लिए बोला है। और अब वो शायद यहीं रहेंगी क्योंकि मेरे सास ससुर तो है नहीं और विलास के पापा को उनकी चाची ने ही पाला है। अब चाचा जी तो है नहीं, तो अब विलास के पापा ने कहा कि चाची जी यहीं रहेंगी। उनको तुम्हारा आना और तुम्हारा हक से कहीं भी बैठना और खर्चीला स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनको लगता है कि तुम मुझे भी अपने जैसा ही बना दोगी। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? उसने कहा, विलास के पापा और चाची जी के आगे वो मजबूर हैं। अब सब अपने रूटीन के हिसाब से हो रहा था। अब विलास और रेहान भी स्कूल अलग अलग जाते थे और अब सब तरह की बातचीत बंद हो गई थी। एक दिन रात को 1 बजे दरवाजे की डोरबेल बजी तो हम चौंक गए कि इस वक्त कौन आ सकता है। रेहान के पापा उठे और की होल में से झांक कर देखा तो नीना बाहर खड़ी थी। मैं भी आ गई थी पीछे से। अमर ने दरवाज़ा खोला तो नीना को देखकर हैरान हुए। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने कहा, विनीत की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं अकेली हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया है, भाई अभी आएगा, उसको आने में वक्त लगेगा और आप चल के मेरी मदद कर देंगे? अमर भागकर उनके फ्लैट में पहुंचा। विनीत पेट पकड़कर तड़प रहा था और काफ़ी हालत ख़राब थी।
अमर ने कहा, मैं फ़ोन और वॉलेट उठाकर आता हूँ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उनकी चाची जी भी पास खड़ी हुई थी। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बोली, मैंने तो कहा था बहू से कि नींबू पानी बनाकर दे दे, गैस होगी इसको, लेकिन आजकल कोई सुनता कहाँ है मेरी। नीना ने उनको घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। अमर ने विनीत को कंधे का सहारा देकर उठाया और लिफ्ट से नीचे ले गए। हम सब नीचे आ गए। अमर ने कहा, अंजलि तुम बच्चों और चाची जी को देखो, मैं नीना और विनीत के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करूँगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, और ऊपर अपने फ्लैट में आ गई। विलास सो रहा था तो मैंने चाची जी को भी सोने को कहा और कहा कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगी। अमर का 1 घंटे बाद फ़ोन आया। उसने कहा विनीत को अपेंडिक्स का दर्द उठ गया था, अब उसका ऑपरेशन होगा, तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तुम विलास और रेहान और चाची जी का ध्यान रखना, खाना वगैरह खिला देना उनको, और जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं कॉल करूँगा तुम्हें। मैं तो रेस्ट ही नहीं कर पाई, अब नींद भी नहीं आ रही थी। पिछली बातें याद आ रही थी, कैसे हम नए नए आए थे यहाँ और नीना और विनीत ने कितना ख्याल रखा था हमारा। हमारे लिए दिल्ली बहुत बड़ा शहर था, हमें यहाँ की हर चीज़ की जानकारी नीना और विनीत ने ही दी थी। इन्होंने ही हमारी सेटल होने में काफ़ी मदद की थी। फिर चाहे वो रेहान का एडमिशन हो या फिर घर की शॉपिंग, हम तो नए नए आए थे, हमें कोई आइडिया ही नहीं था। कब 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। फ़ोन की घंटी बजी, अमर का फ़ोन था। उसने कहा ऑपरेशन हो गया है, अब विनीत ठीक है। मैंने चैन की सांस ली। अमर ने कहा तुम नाश्ता बना दो, मैं आ रहा हूँ। नीना के भाई आए हैं तो इनके और नीना के लिए पैक कर दो, मैं आकर नहा धोकर तैयार होकर यहीं आऊँगा। ऑफिस से छुट्टी ले ली है मैंने दोनों बच्चों और चाची जी को नाश्ता करवाया। अमर आए और उनको नाश्ता खिलाया और पैक कर दिया। अमर ने कहा विनीत को 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। 2 दिन बाद विनीत घर आ गया था। मैंने नीना से कहा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना बेझिझक। नीना की आंख में आंसू आ गए और वो मेरे गले लग गई और बोली, आज अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं अकेले कैसे मैनेज करती। मैंने कहा तुम अकेली कहाँ हो, हम सब हैं ना। उसने कहा मैं अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ, किसी को कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे अपने रिश्तेदार दूर रहते हैं और पड़ोसी ही सबसे पहले काम आता है, और तुम लोग तो मेरे अपने हो। मुसीबत में सबसे पहले मुझे तुम्हारी ही याद आई। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। मैंने कहा चुका सकती हो। नीना ने मुझे आश्चर्य से देखा। मैंने कहा मुझे शॉपिंग पर ले जाना होगा। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।